तो आज हम लोग तो करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसके पीवाईक्यू। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसका पीवाईक्यू। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहला पीवाईक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द कलेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के कलेक्ट पाथवे क्या है? पहले अपना सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर उसके बाद लेटे टेस्टिस, फिर उसके पास वासा एफ्लेंसिया, फिर उसके बाद एपिडिडिमिस, फिर वॉस डेफलेंस। ऐसे करते हैं। तो लेटे टेस्टिस वॉस एफ्लेंडक्टलस, ठीक है, वही वासा एफ्लेंसिया हो गया। एपिडिडिमिस वॉस डेफलेंसी, ठीक है। लेटे टेस्टिस एपिडिडिमिस नहीं, लेटे टेस्टिस वॉस डेफलेंस नहीं, एफ्लेंडक्टलस और ये भी नहीं। तो पहला आंसर इसका ये हो जाएगा कि लेटे टेस्टिस, फिर उसके बाद आएगा एफ्लेंडक्टलस, फिर उसके बाद एपिडिडिमिस, फिर उसके बाद वॉस डेफलेंस। मतलब पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर लेटे टेस्टिस। अगर ऑल एडवांस में पढ़ना है तो पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर लेटे यानी टेस्टिस, फिर लेटुलाए, और फिर उसके बाद लेटे टेस्टिस, फिर उसके बाद वॉसा एफ्लेंसिया, फिर उसके बाद एपिडिडिमिस, और फिर उसके बाद वॉस डेफलेंस आता है। तो यहाँ पे ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है, सर्टोली सेल्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, मतलब ये कुछ ऐसा काम जो ये नहीं कर रहा है। एंड्रोजन सिंथेसिस, ठीक है। नरिशमेंट टू डेवलपमेंट स्पर्म, ठीक है। फेगोसाइटोसिस ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म। बताते हैं एंड्रोजन सिंथेसिस तो हमारा लेडिक सेल करता है, और सर्टोली सेल्स नरिशमेंट करता है, और फेगोसाइटोसिस करता है एक्सेस साइटोप्लाज्म का जो बचा रहता है स्पर्मेटेड में। ठीक है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा एंड्रोजन सिंथेसिस। अब इसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन, डिसेंड ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रोटम अकर्स ड्यूरिंग। किस समय होता है डिसेंड ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम? ठीक है, तो ये वो प्रेगनेंसी में आखिर में जो इवेंट्स दिए हुए हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स करते उसके बारे में है कि किस महीने में कैसा होता है, किस महीने में कैसा होता है, उसके बारे में है ये। तो वो जो इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन वाला जो है कि बताते थे प्रेगनेंसी के बाद किस किस महीने में कैसा होता है, तो उसमें ये दी पढ़ा दिया जाता है। तो 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 7th वीक, वीक दिए तो वीक का तो, और वो भी 7th वीक, मतलब 2 महीने में नहीं, बिल्कुल नहीं। 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ये करीब करीब ये तो 2 महीने से कम में ही बोल दिया, और ये 2 महीने से बस एक हफ्ता ज़्यादा बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं। फिर 7th और 5th में आंसर होगा 7th मंथ। 7th मंथ में डिसेंड कर जाती है, और नहीं कर ली जाती तो फिर मेडिकल इश्यूज होते हैं, और फिर सर्जिकली रिमूव कर लिया जाता है। अब डिसेंड कहाँ से करेगी? एब्डोमेन से। और क्यों जाएगी? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन में 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए रहता है। ठीक है, अब आता है जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ओवरीज एस, ये असल में एस है, ISS, जर्मिनल एपिथेलियम जो लाइन करता है ओवली, तो वो क्या है? ठीक है, मतलब ये जो तो ऐसे है ना, ये ऐसे ओवली है, तो इसका ये जो लाइन वाले है, लाइन करने वाले, ये क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल कॉलमिनार, सिंपल क्यूबॉइडल, ये सिंपल सिलिएटेड। बेसिकली सिलिएटेड वहीं पे होगा जहाँ पे सीलिया का काम होगा, तो क्या यहाँ पे सीलिया का काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कॉलमिनार और क्यूबॉइडल नहीं, इसका है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब आता है वेस्क्यूलर लेयर और मस्क्यूलर लेयर। वेस्क्यूलर लेयर कौन है? वेस्क्यूलर लेयर है आपकी मायोमेट यानी एंडोमेटियम, जिसमें हाई ब्लड सप्लाई है, और मस्क्यूलर लेयर कौन है? मायोमेटियम ऑफ यूटेराइन वॉल आर रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले हम लोग तो वेस्क्यूलर लेयर बना बतानी है, फिर मस्क्यूलर लेयर। तो यूटरस की वॉल की 3 लेयर होती है, तो उसमें से जो मायोमेटियम है वो मस्क्यूलर होती है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है, और वेस्क्यूलर एंडोमेटियम होती है। ठीक है, तो एंडोमेटियम वेस्क्यूलर और मायोमेटियम मस्क्यूलर, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब आता है द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय।
इस इंड्यूस दिया है ना, और कौन सा स्पर्मेटोजेनेसिस, तो एक आपका एफएसएच हो जाएगा और एक आपका एलएच हो जाएगा। तो यहाँ पे दिए टीएसएच, टीएसएच है थायरोक्सिन सिक्लेटिन हार्मोन, एफएसएच है वो बताते थे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एमएसएच है मेलेग्नोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे करते हैं। तो ये जो है ये सभी है ना पिट्यूटरी हार्मोन दिए हुए हैं, पर अल्लोता तो सीधा सा आंसर लगाना है एफएसएच। द स्पर्मेटोजेनेस स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, present on the inside wall of seminiferous tubule multiplies by, अब यहाँ पे दिया है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और दिया है मल्टीप्लाई, मतलब वो कैसे नंबर में, तो वो होल है मल्टीप्लाई होल है, सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे ये नहीं पूछे थी स्पर्म कैसे बन रहा है, यहाँ पे बोला है कि वो एक से दो कैसे होल है, तो आंसर है माइटोटिकली, माइटोटिकली थी, एक स्पर्मेटोगोनिया से दो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, टाइप ए और टाइप बी, टाइप बी आगे जाते स्पर्म बना लेता है और टाइप ए अपने ही पेरेंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब आता है द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी ई डक्ट्स एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, टेस्टिकुलर हार्मोन, एंड्रोजन, पिट्यूटरी हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, थायमोसिन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हम लोगों ने हाइपोथैलेमिक हार्मोन तो कहीं पढ़ा ही नहीं, थायमोसिन तो भी कोई है ही नहीं, तो इससे करना ही नहीं। पिट्यूटरी हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन बेसिकली गोनेड्स के सेल्स के ऊपर काम करते गैमेट्स और हार्मोन बनवाते हैं, तो वो तो इनके ऊपर काम नहीं करेंगे। अब एक ही बचता है एंड्रोजन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन मेनली रहता है, हाँ वही वही तो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्स फॉर कैलेटर स्टेट, और सेकेंडरी सेक्स फॉर कैलेटर स्टेट में 10 और एसेसरी डक्ट और ग्लैंड आ जाते हैं। In normal pregnant woman, the amount of total gonadotropin activity was assessed. The result was, तो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन, पहले से प्रेग्नेंट है कोई वुमन, उसमें अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन जो है वो एसेस किया गया, और रिजल्ट था द हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच इन द यूटरस टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग। एंडोमेट्रियल थिकनिंग तो ईस्ट्रोजन के कारण होती है ना, the high level of circulating HCG to stimulate estrogen and progesterone synthesis. नहीं, FSH and LH in the uterus to stimulate the implantation of the embryo. यह FSH और LH का इम्प्लांटेशन से क्या करना, और पहले से ही इम्प्लांटेशन हुआ है तो उसमें और क्या करना है, और द हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग, HCG था एंडोमेट्रियल थिकनिंग से क्या, वो तो प्लेसेंटा बनने के बाद तो वॉल थोड़ी थिकन होगा, इसका आंसर होगा सेकेंड, दी हाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ HCG हाई रहता है ताकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेसिस तो वो किया जा सके, क्या स्टिमुलेट किया जा सके, तो इसका ऑप्शन है 2। The capacitance refers to change in the कैपेसिटेंस है फर्टिलाइजेशन करने की, स्पर्म की कैपेबिलिटी तो बढ़ाना, तो ये किसके लिए बढ़ा ले ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए, तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही करना पड़ेगा, और किसकी बढ़ाते हैं स्पर्म की, तो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आता है हिस्टेलेक्टॉमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, एक्टॉमी जो है वो सर्जिकल रिमूवल होते हैं, और हिस्टल जो है वो यूटरस से यूज होता है, तो यूटरस की सर्जिकल रिमूवल तो बोलते हैं हिस्टेलेक्टॉमी। विच ऑफ दिस इज नॉट एन, ये एन है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुलेशन इन ह्यूमन, पार्चुलेशन को चालू करने से कौन मदद नहीं करता, डिसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, नहीं, ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन तो जरूरी है ना, इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये भी जरूरी है, तो बताते हैं ईस्ट्रोजन भी कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है,
तो अगर मैं ईस्ट्रोजन तो ऊपर लिखूँ और प्रोजेस्टेरॉन तो नीचे लिखूँ तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शन रेशो में, तो ऑब्वियसली रेशियो बढ़ जाएगा। और प्रोलैक्टिन तो सिर्फ मेल लेग डाउन हार्मोन है, उससे क्या असर पड़ेगा, इसीलिए बता देते हैं प्रोलैक्टिन। अब विच ऑफ दिस इज नॉट, यहाँ पे फिर से एन आ गए, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ पार्चुलेशन इन ह्यूमन। यही दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। वही नंबर के साथ। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिफर्स टू, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो किधर होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटस, ठीक है। ये ऐसा यूटस है तो इसकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में होती है। अब इसके अलावा कहीं और भी हो जाए, कहीं और हो जाए तो वो एक्टोपिक कहलाती है, जैसे फंडस में हो जाए या फैलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट में हो जाए तो वो कहला जाती है, या आपका इनफंडिबुलम में हो जाती है वापस चल जाए उधर तो वो कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू, ये ड्यू टू है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं, प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन द यूटस, ये सही है। चौथा भी पढ़ ही लेते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव नहीं, यहाँ पे एम्ब्रियो की बात ही नहीं है, यहाँ पे बात है कि किस जगह इम्प्लांटेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन फीमेल, ठीक है। फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ ग्लैफिन फॉलिकल। अब पहली बात यहाँ पे ध्यान देना है कि ये बोला है कि इवन नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन, की ओव्यूलेशन में कौन सा जरूरी नहीं रहता या जिसका काम ही नहीं रहता, तो ग्लैफिन फॉलिकल का पहला ऑप्शन दिया थी, होल डेवलपमेंट ऑफ ग्लैफिन फॉलिकल। तो जब तक ग्लैफिन फॉलिकल फुल्ली डेवलप नहीं होगा तो वो कैसे सेकेंडली ऊसाइड रिलीज करेगा ना, और सेकेंडली ऊसाइड ही रिलीज तो वो बोलते हैं ताते थे ओव्यूलेशन, तो ये तो जरूरी है सेकेंडली ऊसाइड। और एज लेट सर्जी तो ओव्यूलेशन करवाता है। चौथा यानी ये फोर्टी तो फिर फोल्ट होगा। अब क्या है कि फोल्ट क्या है, डिक्रीज इन ईस्टाडायोल। ईस्टाडायोल क्या है, एक प्रकार का ईस्ट्रोजन ही होता है, तो डिक्रीज इन ईस्टाडायोल होगा इसका आंसर। तो इस एल एच सर्ज कैसे आएगा, एल एच सर्ज आएगा जब ईस्ट्रोजन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ईस्ट्रोजन के कारण ही तो एल एच सर्ज आता है। तो अगर ईस्ट्रोजन ही पहले कम हो जाएगा ओव्यूलेशन से पहले तो एल एच सर्ज आएगा ही नहीं, तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो डिक्रीज इन ईस्टाडायोल हो ही नहीं सकता। अब आता है कि ह्यूमन फीमेल में मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, कब तक कंप्लीट नहीं होती, कब तक कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो पहला है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दूसरा यूटेराइन इम्प्लांटेशन, तीसरा है बर्थ और फिर प्यूबर्टी। पहली बात याद रखनी है कि सेकेंडली ऊसाइन निकलता है तो वो किस में वो रहता है, लुके हुए रहता है, मेटाफेज 2 और मियोसिस 2, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। और वो फिर कब ओवर में बदलता है, जब जोना पेल्यूसिजा से कौन पेनिट्रेट कर जाता है स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन द एंटेलर फॉलिकल इज एसेल्यूलर, एंटेलर फॉलिकल मतलब ऐसा फॉलिकल जिसमें एंटलम की कैविटी बन चुकी हो, जिसमें फ्लूइड फिल कैविटी जिसे हम लोग एंटलम बोलते हैं वो बन चुकी हो, उस फॉलिकल तो बोलते हैं एंटेलर फॉलिकल। तो ऐसा कौन सा लेयर जो एंटेलर फॉलिकल में ए सेल्यूलर रहता है, ठीक है। इंटरनल नहीं, ये तो बताते थे उससे ही बना रहता है सेल का, स्टोमा भी सेल का ही है। जोना पेल्यूसिडा, हाँ ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर रहती है। अब आता है ग्लैन्युलोसा, ग्लैन्युलोसा सेल्स ही तो पूरा बना ले हैं फॉलिकल, तो वो कैसे हो जाएंगे, तो आंसर है इसका जोना पेल्यूसिडा। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल, प्रैक्टिकली फिजिबल यानी हो सकता है तभी जब स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम, नहीं कुछ काम ही नहीं है। द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द इम्पुलरली स्टमक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ये सही है। पर यहाँ पे सिर्फ ये है कि एम्पुलरली स्टमक जंक्शन बोल दिया है, जबकि अब
है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, अब सिर्फ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला लिखा जाता है। The ovum and the sperm are transported simultaneously to ampullary stomach junction of cervix. Cervix में कब से ये जंक्शन होने लगा? The sperms are transported to the cervix within 48 hours of the release of ovum. अरे ओवम 24 आवर्स तक ही वायबल रहता है, उसके बाद वायबल नहीं रहता। और जो स्पर्म है वो 72 आवर्स। ठीक है। Of select the incorrect statement. FSH stimulate the Sertoli cells with the help of which help in spermiogenesis. ये सही है। ठीक है। सर्टोली सेल से FSH क्या रिलीज करवाते हैं? कुछ फैक्टर जिनके कारण क्या होता है? स्पर्मियो जेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए। आगे देखते हैं ये सही है कि नहीं, से बाद में देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन सही से पढ़ना चाहिए। चलिए। एलएच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवली, ये सही है। एलएच सर्ज नहीं आता है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। एफएसएच एंड एलएच डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग दी फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में डिक्रीज हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एलएच ट्रिगर सिक्लेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम दी लेडी सेल। ठीक है। अब पहला क्या बोला है कि स्पर्मियोजेनेसिस में सल्टोली सेल मदद तो करता है, तो क्या उसके लिए एफएसएच लेस सल्टोली सेल पे कुछ काम करता है? हाँ करता है। तो थी स्पर्मेटोजेनेसिस का भाग ही एक स्पर्मियोजेनेसिस, तो पहला सही है। दूसरा, ओव्यूलेशन क्या ट्रिगर करता है? एलएच, हाँ करता है, एलएच सर्ज लाके। ठीक है। LH and FSH decreases gradually during the follicular phase। तो अगर हम लोग ने ग्राफ देखा होगा तो यहाँ पे पहले ऐसे डिक्रीज कर ऐसे जाता है और फिर अचानक से LH चल जाता है और फिर ऐसे नीचे ही चलते रहता है। तो LH सर्ज आने से पहले वो इंक्रीज ही कर रहा रहता है, पर बहुत धीरे धीरे। अगर वो डिक्रीज कर रहा होगा तो अचानक से पीक नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये गलत है। LH and FSH decreases gradually during the follicular phase, ये गलत है और हम लोग तो इनकरेक्ट ही चुनने थे बोला था। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 में बात करें तो चेंज इन GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन द फीमेल इज कंट्रोल बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ टी। GnRH कितना रिलीज होगा, कितना प्रेजेंट होगा, वो किससे कंट्रोल्ड होता है? किसकी सर्कुलेटिंग लेवल मतलब कि कौन कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कितना ज़्यादा पॉजिटिव में प्रेजेंट है, उससे कंट्रोल होगा। ये GnRH कितना बनेगा, कितना जो ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा। ठीक है। तो अब बेसिकली GnRH क्या करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या देते हैं FSH और LH रिलीज करवाता है। अब उससे क्या होता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का होता है। तो अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रहेंगे तो क्या वो ये GnRH कम रिलीज नहीं होगा? तो पहले से ही बॉडी में ज़्यादा है, पहले से ही बॉडी में ज़्यादा है, सफिशियंट है, तो ये कम रिलीज होगा। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा कम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो GnRH को तरफ सिग्नल जाएगा और बोलेंगे कि और रिलीज करो ताकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को नॉर्मल लाया जा सके। तो ऐसे में कंट्रोल कौन कर रहा है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पे सर्कुलेटिंग लेवल। इनहिबिन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ नहीं कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन भी नहीं कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन मिलके कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन मिलके कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन से करना के ऊपर इनहिबिन के ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। अब इनहिबिन बेसिकली है क्या? इनहिबिन क्या है? ओवली में ओवली के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ठीक है। अब ओवली के द्वारा सिक्रीट किया जाता है तो ये करता क्या है? ये असल में क्या करता है? FSH की एक्टिविटी को है ना घटाता है। FSH अगर ओवर एक्टिव हो जाए मतलब कुछ ज़्यादा ही काम करने लग जाए तो हर चीज़ की कोई लिमिट होती है हार्मोन्स में, किसी भी चीज़ में तो हार्मोन्स की भी एक लिमिट है। तो ये FSH अगर ज़्यादा काम करने लग जाए तो उसे रोकता है। ठीक है। और फिर बोलेंगे कि LH को फिर कौन कंट्रोल करता है? LH को ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता रहता है। ठीक है। अब इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन नहीं, ये सिर्फ FSH के ऊपर काम करता है
LH के ऊपर नहीं, LH के ऊपर तो हमारा वो काम करता है, कौन, ईस्ट्रोजन। is produced by the granulosa cell in the ovary and inhibit the secretion of FSH। ये सही है, ओवली के ग्रैन्युलोसा सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब तीसरा और चौथा पढ़ने का वो नहीं होता, पर पढ़ लेते। इज प्रोड्यूस बाय ग्रैन्युलोसा सेल इन द ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ LH, नहीं, FSH को सिक्रेट करने से रोकता है। इट इज प्रोड्यूस बाय द नर्व सेल इन टेस्टिस एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ LH। अब क्या होता है, इनहिबिन जो है वो मेल्स में सर्टोली सेल्स यानी नर्व सेल्स के द्वारा तो सिक्रेट किया जाता है, पर वहाँ पे भी FSH की एक्टिविटी तो बताते हैं, ना ही LH की एक्टिविटी। तो ठीक है, तो इसमें ये सिर्फ LH के नाम से गलत हो गया। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। मॉन्स प्यूबिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, कोशी कोशन लाइक है, और क्या कहते हैं, हेयरली स्ट्रक्चर, हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। एंटलम क्या है, ग्रैफिन फॉलिकल्स में जो फ्लूइड फिल कैविटी रहती है उसे एंटम बोलते हैं। फोटो नहीं, तो लोपोफेक्टोडम। तो लोपोफेक्टोडम क्या है, जब वो जो हमारे सेल्स है एम्ब्रियो में वो बाहर लेयर की तरह जमा हो जाते हैं टोपोडम में, तो वो टोपोएक्टोडम कहलाते हैं। अब नेबंकन नेबंकन क्या है, नेबंकन वो है ना जो स्पर्म्स में तेल के चारों तरफ ऐसे ही घिलाए हुए जो हमारे लिए वो जमा हो जाते, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्पर्म्स की तेल है, तो अंदर जो फिलामेंट डॉल है उसके चारों तरफ नेबंकन सीड कल जैसे जमा हो जाते हैं ना, तो वो नेबंकम की बात की गई है। तो इसका तो हो जाएगा स्पर्म, तो वही चेक कर लेते हैं। एकथली तीन में मिल रहा है, तो 2 तो हो नहीं सकता, तो 1 है। अब फिर बी का फोल्ड 2 में मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब फिर सी का 1 से फोल्ड में मिल रहा है, तो फोल्ड ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 22 में, द सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब नहीं, पिट्यूटरी नहीं, ओवली नहीं। HCG और HPL जो है वो बेसिकली प्रेगनेंसी के समय दिखते हैं और प्लेसेंटा के कारण दिखते हैं। HCG मतलब ह्यूमन कोलियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और यह है HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, तो इसका है प्लेसेंटा आंसर, फोल्ड। कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन कहाँ होगा, कैपेसिटेशन होता है वो, यहाँ पे कोई गलत है, यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन गलत है। फीमेल लिपोडक्टिव तलय तो होगा, प्लेसेंटा की जगह यहाँ पे फीमेल लिपोडक्टिव तलय का आंसर होगा। मैंने तो वही लिखा था यार, कैसे हो गया, कॉपी में वही लिखा था, यहाँ पे लिखते समय ना गलती हो गई। फीमेल लिपोडक्टिव तलैक होगा, तो फोर्थ ऑप्शन होगा फीमेल लिपोडक्टिव तलैक। ठीक है, कैपेसिटेशन फीमेल लिपोडक्टिव तलैक में होता है, वॉज डेफिलेंस में नहीं होता, वो एपिडिडमिस में नहीं होता, ओवली में नहीं होता। एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ऑकर्स, तो उसे निकाला कब जाता है सेकेंड पोलर बॉडी को एग न्यूक्लियस से। बेसिकली मियोसिस 2 के बाद हमारा सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। तो मियोसिस 2 कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आफ्टर दी एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, एंट्री ऑफ स्पर्म को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो ये तो किसी काम का नहीं। अब बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, नहीं। साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज, नहीं, ऐसा नहीं है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन निकाल दिया जाता है। अ टेम्पोरली एंडोक्लाइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, एक टेम्पोरली एंडोक्लाइन ग्लैंड जो ब्लड में रिलीज करता है वो एंडोक्लाइन ग्लैंड, और जो टेम्पोरली मतलब हमेशा ना रहे। तो कॉर्पस कार्डिकम थी, तो हम लोग के बारे में बात नहीं की है, कॉर्पस लूटियम की बात की गई है, वो टेम्पोरली भी है और एंडोक्लाइन ग्लैंड भी है, क्योंकि ये अपने सिक्रेशन ब्लड में रिलीज करता है। कॉर्पस एलटम की भी बात नहीं की गई है, और पीनियल ग्लैंड तो ये भी बात नहीं की गई है।
A change in GnRH pulse frequency in female is controlled by the circulating level of, ये फिर से repeat हो गया, estrogen and progesterone. Meiotic division of the secondary oocyte is completed by, सेकेंडली oocyte की meiotic डिवीजन कब कंप्लीट होती है, मतलब मियोसिस, सेकेंडली oocyte मियोसिस 1 के बाद बनता है, तो अब इसमें meiotic डिवीजन होनी है, मतलब मियोसिस 2 की बात की जा रही है। तो मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म का फ्यूजन ओवम में, तो आंसर होगा फर्स्ट एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म इन विद अ ओवम। प्रायर टू ओव्यूलेशन नहीं होगा, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन भी नहीं होगा, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जब तक सेकेंडली oocyte से ओवम नहीं बनेगा तो ये जाइगोट कैसे बनेगा फिर। ठीक है, अब आता है 28 में, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग एंड मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, कि स्पर्म के बाइंड होने के लिए ओवम में किस चीज़ के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली आंसर है जोना पेल्यूसिडा, जिसके ऊपर स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो विटेलाइन मेम्ब्रेन नहीं, प्ली विटेलाइन मेम्ब्रेन भी नहीं, जोना पेल्यूसिडा आंसर है, कोलोना लेडिएटा भी नहीं। ठीक है, which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy। विलैक्सिन जो है, जो हमारा विलैक्सिन है वो बता देते हैं, जो हमारी प्रेगनेंसी पे जब पाल्चुलेशन होता है तो क्या करता है, जो ये पेल्विक बोन है ना, इसे वाइड करने में मदद करता है ताकि बच्चा बाहर आसानी से डिलीवर हो पाए। तो इसका आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम। प्लेसेंटा भी करता है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या सिस्टम में सिर्फ दो ही चीज़ें हार्मोन सर्कुलेट करती है, बेसिकली ओवली और आफ्टर प्लेसेंटा। तो ये हार्मोन का काम आएगा, तो ये दोनों में से ही होगा। तो HPL, HCG ये सब से ये प्लेसेंटा सर्कुलेट करता है। और जो विलैक्सिन है, इनेबिन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, ये बता देते हैं ओवली और प्लेसेंटा दोनों करते हैं। तो ओवली में कौन सर्कुलेट करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। Which of this is not an important component of initiation of पाल्चुलेशन in human। ये फिर से रिपीट हो गया कि कौन सा जरूरी नहीं है पाल्चुलेशन के लिए ह्यूमंस में। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं, ऑक्सीटोसिन नहीं, प्रोलैक्टिन यानी रिलीज ऑफ ऑक्सीग्लैंडिन तो जरूरी है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन भी जरूरी है। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन जरूरी नहीं है, तो प्रोलैक्टिन लैक्टेशन में काम आता है, इसमें काम नहीं आता। इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, मैंने उस समय भी उस क्वेश्चन में बोला था कि ईस्ट्रोजन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, तो ऊपर का अगर मैं ईस्ट्रोजन बढ़ा दूंगा तो ओवरऑल रेशियो बढ़ जाएगा। तो आंसर होगा थर्ड, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। मतलब रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन डू नॉट यानी release of prolactin is not an important component of initiation of partulation in humans। The difference between spermiogenesis and spermiation, spermiogenesis और spermiation में अंतर क्या है। spermiogenesis होता है स्पर्मेटिक का स्पर्मेटोजोआ में बदलना, और स्पर्मिएशन होता है ल्यूमन में आना, किसके, सेमिनिफेलस टिब्यूल के ल्यूमन में आना स्पर्मिएशन होता है। तो वही लिखा होगा, वही पलटे ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिस आर फॉर्म नहीं, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ फॉर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म, ये ठीक है, ये यहाँ पे सही दिया। वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिस आर फॉर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। इन स्पर्मिएशन यानी इन स्पर्मियोजेनेसिस यानी थर्ड ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज इनटू कैविटी ऑफ सेमिनिफेलस टिब्यूल, व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ फॉर्म नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा कर दिया यहाँ पे। तो इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म, व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेलस टिब्यूल। ये सही दिया है यहाँ पे, ये सही दिया है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही दिया है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। नॉट दिया है ना, तो कौन सा नहीं है, फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ ग्लैफियन फॉलिकल, ये फिर से वही रिपीट हुआ क्वेश्चन है।
ठीक, ग्लैफिन फॉलिकल जब तक पूरा बनेगा नहीं तब तक ओव्यूलेशन होगा कैसे? तो इसी में तो सेकेंडली oocyte होता है। अब सेकेंडली oocyte के विलीज को ही हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, तो विलीज ऑफ सेकेंडली oocyte कैसे नहीं एसोसिएट रहेगा? एलएस सर्ज हम लोग ने पढ़ा है कि यही तो ओव्यूलेशन करवाता है, एलएस सर्ज। ठीक है, तो ये तो हो गई। आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन ईस्ट्राडायोल। ईस्ट्राडायोल क्या है? ईस्ट्रोजन की लेवल, ईस्ट्रोजन एक प्रकार का ईस्ट्रोजन है, और ईस्ट्रोजन के कारण ही एलएच सर्ज आता है। तो ईस्ट्रोजन कैसे डिक्रीज हो जाएगा एलएच सर्ज के लिए? अब आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ, किसकी लैक के कारण होता है? वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और ऑक्सीटोसिन। इसमें आप सोचें, वैसोप्रेसिन किधर दिया हुआ है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। प्रोजेस्टेरॉन किधर दिया हुआ है? एफएसएच किधर दिया हुआ है? और ऑक्सीटोसिन किधर दिया हुआ है? ये आप तो यानी ऑक्सीटोसिन भी पता है इस क्वेश्चन तो आप तो सोचें। तो सिंपल सी बात है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता गया मैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग तक ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर लाना। और वो क्यों टूटती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग? तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में डिक्रीज हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके लैक की वजह होता है? प्रोजेस्टेरॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis? कौन सा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है पर oogenesis के लिए सही नहीं है? इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एप्लॉइड गैमेट्स। ये तो दोनों के लिए सही है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बन रहा है, वो भी एप्लॉइड है। oogenesis से सेकेंडली oocyte बन रहा है, वो भी सही है, वो भी एप्लॉइड होता है। तो ये तो सही है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, इसे देखेंगे। ठीक है, मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। ऐसा नहीं कंटिन्यूसली हो, जरूरी नहीं है। oogenesis में जरूरी नहीं है, पर इसमें होता रहता है। तो दी माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल कैसे? स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या होगा? और पहले माइटोसिस होगा और उनमें से एक सेल हमेशा वो बना मियोसिस करते रहेगा। तो बताते थे कंटिन्यूसली मियोसिस चल रही है माइटोटिकली डिवाइडिंग स्पर्म सेल में। ठीक, यानी माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल में, मतलब स्पर्मेटोगोनिया में। तो सी भी हो जाएगा। ठीक है, आंसर की बात कर रहा हूँ तो ए नहीं होगा। तो दोनों में एप्लॉइड गैमेट बन रहे। मैं यहाँ पे बोला है ट्रू है स्पर्मेटोजेनेसिस से, पर सही नहीं है किसके लिए? oogenesis के लिए। तो शुरुआत से करते हैं कि रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एप्लॉइड गैमेट। नहीं, यानी इस ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी ट्रू है और oogenesis थे। हम लोग तो ऐसा करना है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है पर oogenesis के लिए गलत है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये भी सही है क्योंकि क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन बेसिकली ग्रोथ है। तो स्पर्मेटिव मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ही स्पर्मेटोजोआ में बदलता है। पर oogenesis में क्या कहते हैं, ओवम फर्टिलाइजेशन, यानी सेकेंडली oocyte फर्टिलाइजेशन के बाद बदलता है ओवम में। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस के थ्रू बदल रहा है, मियोसिस होने के बाद इसमें और कुछ नहीं हो रहा है जो ओवम में बदल रहा है। तो सेकेंड भी सही है। थर्ड है मियोसिस अकर कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। हाँ, क्योंकि ताते हैं कंटिन्यूसली स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, और जो वो डिवाइड करते दो सेल, डॉटर सेल बनाना है, उनमें से एक का आगे जाते मियोसिस कर लिया और दूसरी अपने पेरेंट को ही रिप्लेस कर लिए। और ऐसा माइटोसिस से बनाना दो डॉटर सेल, ये oogenesis में नहीं होता। तो सी भी सही है क्वेश्चन के हिसाब से। इट इज कंट्रोल बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो गोनाडोट्रोपिन है LH और FSH, ये तो मेल और फीमेल दोनों के लिए जरूरी है। तो ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो ये उसमें इस पर मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में होले। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में ताते है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होता है, पर ताते हैं oogenesis जो पॉज में था वो भी स्टार्ट होता है। तो इनिशिएशन नहीं होगा,
वो लिजियम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी और ई। सही, फर्स्ट ऑप्शन ही है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना है बी, सी और ई। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। सही है। Spermiogenesis is the formation of sperm from spermatogonia. नहीं, spermatogenesis is the formation of sperm from spermatogonia. Spermiogenesis is the formation of sperm or spermatozoa from spermatid. The statement 2 is false, but the statement 1 is correct. So, in the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. यही सही है। ठीक है, अब आता है 36 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज इन एन एंटेलर फॉलिकल इज ए सेल्यूलर। फिर से वही लिपित हुआ है, अलग अलग ईयर के में अलग अलग लिपित हुए हैं, तो वो ईयर वाइज जमे हुए हैं ये सब। ठीक है, 2011 से लेके ऐसी। तो ठीक है, इंटरना तो वही सेल्यूलर लेती है, स्टोमा भी सेल्यूलर है। जो ना पेल्यूसीजा ग्लाइकोप्रोटीन की लेती है, ये तो ये आंसर होगा। और फिर से बता दे रहा हूँ, एंटेलर फॉलिकल क्या है, जो वो फॉलिकल्स ओवली में जिनमें एंटेलम मतलब फ्लूइड फिल कैविटी डिकलई लेती है। तो किस में डिकलई लेती है, टर्सरी फॉलिकल और ग्लैफियन फॉलिकल में। तो टर्सरी फॉलिकल और ग्लैफियन फॉलिकल मिलके क्या बनाते हैं, एंटेलर फॉलिकल की कैटेगरी कहलाते हैं। ग्रेन्युलोसा सेल्स तो पूरा बना लेंगे फॉलिकल वॉलिकल, तो वो तो होगा नहीं। Which of the following statements are correct regarding female reproductive thalli? फीमेल रिप्रोडक्टिव तलय से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, इन नॉन प्लाइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस अकर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्टर्स साइकिल। हाँ सही है, नॉन प्लाइमेट में ईस्टर्स साइकिल कहलाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगेन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। नहीं, इसे मेनार्क बोलते हैं। एक होता है मेनोपॉज और एक होता है मेनार्क होता है प्यूबर्टी में चालू होना, मेनोपॉज होता है एट द एज ऑफ 50 to 55 बंद होना। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, यहाँ पे मे बी यूज़ कर लिया है ना, तो हाँ मे बी मतलब शायद, हाँ हो सकता है, पर अगर यहाँ पे लिख देता है इज डेफिनेटली तो नहीं। ठीक है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज। हाँ, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन मतलब उसमें जो इवेंट है वो साइक्लिक है, एक बार होते कंप्लीट हो रहे फिर वापस से वो इवेंट हो रहे, तो ये बार बार मेनार्क से मेनोपॉज 8 महीने चलता रहता है। तो ये सही है। तो कौन कौन सा सही है, ए और डी। ए और डी सही है, तो आंसर क्या होगा, ए एंड डी ओनली, मतलब फोल्ट और इसका आंसर है। Given below are the two statements. FSH act upon ovarian follicles in female and Leydig in male. ठीक है, ये glowing ovarian follicles secrete estrogen in female while interstitial cells secrete androgen in male human being. ठीक है, choose the correct answer from the options given below. ठीक है, तो ये assertion lesion तक क्वेश्चन है, ये सर्सन लीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सर्सन और लीजन है इतना, और इसमें हिसाब से बताना है। तो असर्सन फिर से पढ़ते हैं और लीजन फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, एक असर्सन लीजन तो कम से कम 2 बार पढ़ लेना चाहिए। तो असर्सन क्या बोला है, FSH एक कर रहा है ओवेलियन फॉलिकल पे जो, और लेडीज सेल एक कर रहा है मेल में। नहीं, असल में फॉलिकल्स में LH ऐड करता है, तो यहाँ पे तो FSH के कारण तो ये गलत हो गया। ग्लोइन ओवेलियन फॉलिकल्स सिक्रीट ईस्ट्रोजन इन फीमेल एंड इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल। ठीक है, ये तो सही है, तो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं ओवली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज फॉर बट आर इज ट्रू। अब आता है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्लिंगिन, या आर है ब्लिंगिन अ हेल्दी बेबी।
हाँ जरूरी है इनिशियल डेज में ब्रेस्ट फीडिंग करना। कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। हाँ ठीक है, सही है। तो इसमें IgA एंटीबॉडी रहती है, इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA एंटीबॉडी रहती है। और कोलेस्ट्रम का येलोइश इसीलिए रहते हैं, तो इसमें ये एंटीबॉडी रहती है। ठीक है, तो आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बच्चा नया नया है, उसे इम्यूनिटी चाहिए, तो उससे किससे मिलती है? मदर के मिल्क से मिलती है इम्यूनिटी सबसे पहले, तो उसी में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब का कौन कौन कंपोनेंट है? तो फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट है, स्टमस, एम्प्यूला और इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम की सबसे किधर है? पेरिफेरी ऑफ ओवरी में रहता है, जहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बिलिए रहते हैं। फिर आता है ताते थे तो फूला हुआ स्ट्रक्चर एम्प्यूला। फिर जो यूटरस से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर रहते हैं नैलो, वो कहलाता है स्टमस। तो यूटेलाइन फंडस नहीं, यूटेलाइन फंडस तो उसका भाग है, किसका? यूटरस का। और यहाँ पे पूछा है नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो ये पार्ट नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। स्टमस तो उसका पार्ट है, इन्फंडिबुलम भी है और एम्प्यूला भी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी एंड डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का दे दिया है यहाँ पे। अब इसमें लो तो ए बी सी और डी निकालना है। ठीक है, तो GnRH जो है वो LH है और FSH है, ये तो FSH हो गया। ठीक है, अब LH किसके ऊपर ऐड करता है? LH ऐड करता है लेडिक सेल से, जिससे सिक्रीट होता है एंड्रोजन, जो फॉर्म करता है स्पर्मेटिड। अब FSH किसके ऊपर ऐड करता है? नर सेल से, जो कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं, जिनके कारण क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वो देख लेते हैं, ए क्या है? ए क्या है? ए है हमारा FSH, तो दो ऑप्शन में दिया है। बी क्या है? फिर लेडिक सेल है, तो ये फोर्थ में ही दिया है, तो फोर्थ इसका ऑप्शन हो जाएगा। सी क्या है? सर्टोली सेल्स, और वो क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रेस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मैमिलियन स्पर्म? वायबिलिटी ऑफ मैमिलियन स्पर्म के रिगार्डेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बताना है। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, सही है। जितना ज़्यादा मोटाइल रहेगा उतना ज़्यादा वायबल रहेगा, मतलब उतना ज़्यादा अपना काम अच्छे से कर पाएगा। वायबिलिटी होना मतलब अपना काम अच्छे से कर पाना। ठीक है, स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, ये भी सही है। ये तो हम लोग पहले है ना, ह्यूमन लिपोसक्शन में पढ़ाया ही जाता है कि थिक सस्पेंशन में होता है, सीमेंट में। अब स्पर्म इज वायबल ओनली अप टू 24 आवर्स, नहीं, वो हमेशा 72 आवर्स के लिए वायबल रहते हैं, 72 आवर्स के लिए। इसीलिए तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में 14 डे से 3 डे पीछे और 3 डे आगे का लिया जाता है। 10 to 13 का भी लिया जाता है और 15 to 17 तक, मतलब 3 डे आगे और 3 डे पीछे का भी लिया जाता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो स्पर्म क्या 72 डेज के लिए वायबल है। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड ऑन द पीएच, ये पीएच है, पीएन लिखा गया, पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। हाँ, पीएच ऑफ द मीडियम में डिपेंड करता है और मोर एक्टिव रहेगा एल्कलाइन मीडियम में, सही है। आंसर इसका हो जाएगा 3। तो ध्यान लो, तो बोला फॉल्स, तो फॉल्स क्या है? 24 आवर्स के लिए वायबल रहना, असल में वो 72 आवर्स के लिए वायबल रहता है। द फिगर शो अ सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन ओवली, यानी a section of your human ovary, and select the option which give the correct identification of A and B with function and characteristic। A क्या है? A हमारे फॉलिकल्स हैं और B क्या है? हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। तो A क्या है? हमारे प्राइमरी oocytes हैं फॉलिकल्स के अंदर के, और जो प्रोफेज 1 में है मियोटिक के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा A। B और बताते हैं कॉर्पस ल्यूटियम है। लोग जो ये बस डिलीट कर यानी इरेज करता हूँ तो पता चलेगा। हाँ देखो, यहाँ पे है ना, ए जो है वो अंदर की ओर नहीं गया हुआ है, वो ऊपर की ओर है, मतलब फॉलिकल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte तो नहीं होगा, प्राइमरी oocyte नहीं होना चाहिए, इसीलिए ए जो है फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा। बी कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रीट करता है LH, बिल्कुल नहीं, LH तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है।
अब ए फिर टर्शियरी फॉलिकल, नहीं टर्शियरी फॉलिकल ये होगा, ये और ये, ठीक है। फॉर्म करता है ग्रेफिन फॉलिकल, नहीं टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म करता है पर ए नहीं है ना मार्क टर्शियरी फॉलिकल। सबसे पहला ऑप्शन आता है बी कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये दोनों तो कॉर्पस ल्यूटियम है, सिक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। अब आते हैं आखिरी के 5 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44 बोले करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग दी गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन। यही पहले पूछा था, नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन में गोनाडोट्रोपिन की एक्टिविटी बताओ। अब यहाँ पे बोल दिया थी गोनाडोट्रोपिन की एक्टिविटी बताओ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन में, तो वही पूछा है, सिर्फ शब्दों को आगे पीछे कर दिया। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, नहीं इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम से। HCG था हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये भी नहीं लेना देना है एंडोमेट्रियम से ये दोनों का। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन, नहीं बिल्कुल नहीं, FSH और LH तो उसके बाद लो ही हुए लेते हैं ओव्यूलेशन फेज के बाद। अब हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, हाँ बिल्कुल। द एमनियन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम, ठीक है, एमनियम ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम। अब एमनियम क्या है, एमनियम है क्या कहते हैं, एमनियम बेसिकली क्या है, एमनियम है एक लेयर जो एमनियोटिक फ्लूइड जो लेता है ना, एम्ब्रियो जब इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड इधर भरा जाता है एम्ब्रियो के आसपास, तो ये जो लेयर इस कवर करते लगती है उसे बोलते हैं एमनियम, मतलब ये लेयर है, अब इसके अंदर एम्ब्रियो है और एमनियोटिक फ्लूइड है, तो ये जो लेयर है इसे बोलते हैं एमनियम। ये किससे डिराइव होती है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से, ये दे बताना है, ठीक है। तो अगर एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर तो ध्यान से पढ़े होंगे तो ये बताते ही हैं कि एमनियम जो है वो ऐसे लेयर है, तो बाहर की ओर साइड दो लेयर की बनी हुई है, 2 लेयर है, तो बाहर की साइड तो मीजोडर्म और अंदर की साइड कौन है, एंडोडर्म, तो एंडोडर्म एंड मीजोडर्म इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है व्हाट इज द करेक्ट सिचुएशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, करेक्ट यानी सीक्वेंस है स्पर्म फॉर्मेशन तक कैसे कैसे स्पर्म बनता है, तो स्पर्मेटोगोनिया उससे क्या बनता है, स्पर्मेटोसाइट बनता है, स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटो जो गोनिया से क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिक और फिर स्पर्मेटोगोनिया, तो वही देखना स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडली नहीं बोला है, फिर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, पहला तो सही लग रहा है, दूसरा स्पर्मेटिड पहले आ जाएगा, नहीं फिर तीसरा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटो जो है यानी स्पर्मेटो गोनिया के बाद स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटोजोआ थी, नहीं स्पर्मेटोजोआ यहाँ कैसे, ये तो स्पर्मेटिक के बाद आएगा, चौथा स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ, नहीं ये तो सबसे आखिर में आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। Given below are 2 statements, the release of sperm in the seminiferous tubule is called spermiation, ठीक है, the spermiogenesis is the process of formation of sperm from spermatogonia in the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रही थी स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाना स्पर्मिएशन है, ठीक है, ये सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस है, नहीं ये गलत है, स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म का बनना स्पर्मेटिड से, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है, यहाँ पे इज इनकरेक्ट, नहीं ये यहाँ पे दिया ओ ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे आखिर में लिख दिया स्पर्म, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, मैं पहले ऊपर गलत पढ़ रहा था ऑप्शन। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, किस स्टेज ऑफ लाइफ पे oogenesis द प्रोसेस इनिशिएट होता है, ये अल्लाह तो पता है कि oogenesis का प्रोसेस इनिशिएट तो हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, पर फिर बर्थ के समय पॉज हो जाता है, फिर बता देते हैं प्यूबर्टी के समय लीजियम होता है, फिर से इनिशिएट नहीं होता,
तो आंसर है थर्ड। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज खत्म होते हैं। इसके बाद जो पीवाईक्यूज है वो छोटे मोटे कंसेप्ट हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।